हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे हुआ, कौन कौन से उसका एपिक सेंटर थे, कौन कौन से रूलर उसमें इन्वॉल्व थे। आज हम पढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट क्या है। देखो, जब भी कभी भी रिवॉल्ट होता है तो उसके इम्पैक्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाता है ना, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करे या कुछ भी होगा। तो अब हम देखेंगे कि ऑफिशियली क्या क्या किया गया और उसके बारे में हम कंप्लीट आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, देखो अब हमें इतना पता है कि अभी तक ना हमारे यहाँ पे कौन करता था। देखो, इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857। ठीक है, 1857 से पहले कौन एडमिनिस्ट्रेटर था हमारे यहाँ पे? दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। बट जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है ये किसको दी गई? ये लाएगी अंडर ब्रिटिश क्राउन। किसके अंडर लाएगी? दैट इज अंडर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अंडर क्वीन विक्टोरिया। बट ये मेरली एक क्या था हमारे पास, हम ऑफिशियली तो अनाउंस करा बट काइंड ऑफ ये फॉर्मेलिटी ही थी, क्योंकि इससे पहले एक हमारे पास आया था। क्या आया था इससे पहले? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया था? बेसिकली जो ब्रिटिश था, हमारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो इससे पहले ही क्या कर रही थी, इस कंपनी को क्या कर रही थी, यहाँ पे रेगुलेट कर रही थी। ठीक है, और 1813 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, और 1813 में क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करी थी, मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये क्या रहा, इसका मतलब कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही थी, है ना। तो क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले से ही मोनोपोली खत्म कर ली थी, बट इसमें ये बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, और 1857 के बाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन राइट किसके पास चलेंगे? दैट इज ब्रिटिश क्राउन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्वीन विक्टोरिया के अंडर। क्वीन विक्टोरिया के अंडर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्या हुआ? 1857 था सर, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया और बोला गया अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर कौन संभालेगा? ब्रिटिश क्राउन, दैट इज क्वीन विक्टोरिया। बट ये एक काइंड ऑफ क्या थी? फॉर्मेलिटी थी, है ना। ये काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम फॉर्मेलिटी थी? क्योंकि सर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या करेगी? रेगुलेट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और एक एक्ट आया हमारे पास, दैट इज 1813। उसमें ये बोला गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसको रेगुलेट कर रही थी। बट क्योंकि अब इंडिया को उसने कुछ ना कुछ जवाब तो देना था, तो वो एक लेके आए हमारे सामने, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहां से हमारे चेंजेस होना स्टार्ट हुए, तो इसको हम ये देखेंगे। इन्होंने क्या बनाया, लंदन में ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पोजीशन बना दी नई, जिसका नाम रखा गया SOS। ठीक है, SOS, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट। ये लंदन में बैठेगा और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। दैट इज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या होगा? मेंबर होगा। ठीक है, यानी कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसका नाम रख दिया गया सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ओके। अब इसको असिस्ट कौन करेगा? 15 बंदों की एक टीम बनेगी, 15 मेंबर टीम होगी जो इसको असिस्ट करेगी। 15 मेंबर टीम होगी, दैट इज एडवाइजरी काउंसिल बनेगी
जो क्या करेगी, इसको असिस्ट करेगी। ठीक है, क्या कर दिया गया सर, उन्होंने ये करा कि ना देखो, अब उन्होंने कोई ना कोई लॉलीपॉप तो देना था इंडिया को, तो उसने क्या करा, एसओएस एक नई इंडिया के लिए एक पोजीशन लाई जो लंदन में बैठेगी। ठीक है, और उसके अंदर 15 मेंबर होंगे हमारे पास, 15 मेंबर होंगे जो एडवाइजरी काउंसिल के होंगे, जो क्या करेंगे, इसको जो सेक्रेटरी था उसको असिस्ट करेंगे। अब ये 15 मेंबर भी कैसे डिजाइन होंगे, ये देखिए, 15 मेंबर में 8 मेंबर होंगे जिसको कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा। ठीक है, अपॉइंटेड बाय क्राउन। ठीक है, तो बचे कितने पीछे सर, 7 मेंबर, राइट। इन 7 मेंबर्स को ईस्ट इंडिया, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला गया, क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर। तो यानी कि हमारे पास टोटल 15 मेंबर्स होंगे जिनको हम एडवाइजरी काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे, ये है ना, ये क्या करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे। अब इन 15 में से 8 मेंबर ऐसे होंगे जिसको कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा, यानी कि सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे। और 7 मेंबर कहाँ से होंगे सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो होंगे। ठीक है जी, और क्या क्या चेंजेस लाएगी इससे, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इसमें एक पोजीशन थी हमारे पास जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। क्या था, इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको चेंज कर दिया गया, उन्होंने क्या किया, जैसे ही 1858 एक्ट आया तो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। अब इसको बोला जाने लगा वाइसराय ऑफ इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट मेनली ये इस नाम से फेमस था, दैट इज वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो अब याद रखेंगे यहां से कि पहला वाइसराय कौन बना। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि इस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था, हमारा गवर्नर जनरल कौन था, हमारा गवर्नर जनरल था इस टाइम पे, दैट इज लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड कनिंग। तो जब ये पहले से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तो नया वाइसराय ऑफ इंडिया, या जिसको हम वाइसराय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों बोलते थे। ठीक है, बट वो दोनों की जगह हम एक को रिप्लेस कर दिया, अब हम सीधे बोलेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हमारे पास वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बना, दैट इज लॉर्ड कनिंग। तो क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकता है कि हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट नहीं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, या फिर फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था। तो बोलोगे लॉर्ड कनिंग जो थे वो हमारे क्या थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। क्लियर, फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी लॉर्ड कनिंग। और लॉर्ड कनिंग का पीरियड कब तक रहा था, क्या किसी को याद है, दैट इज 1858 से लेके 62 तक रहे, 1858 से लेके 1862 तक ये रहे। तो हमने क्या देखा सर, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया, सबसे पहला चेंज एडमिनिस्ट्रेशन में आया, जिसमें ब्रिटिश क्राउन अब ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन करेगा इंडिया को। बट ये मेरे एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली रेगुलेट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया था। अब साथ में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या बताया कि लंदन में एक ऐसी पोजीशन बनेगी जिसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, दैट इज एसओएस। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, जिसको 15 मेंबर जिनको हम एडवाइजरी काउंसिल बोलेंगे वो असिस्ट करेंगे। उनमें 8 मेंबर ब्रिटिश कंपनी अपॉइंट करेगी और 7 मेंबर ऐसे होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया विद दी वाइसराय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल, इनको दोनों नाम से बोला जाता था। बट क्योंकि दो अलग अलग मेंबर्स नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो एक ही मेंबर दोनों
पोजीशन को होल्ड करेगा। कौन कौन सी पोजीशन? दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट इसको मोस्टली हम क्या बोलते हैं? वायसराय ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई नहीं बोलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो बोलेगा लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग कब से कब तक थे? 1858 से लेके 1862 तक। क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अब ये सारा जो काम हुआ ना, ये सारा काम करने के लिए एक क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं फरमान, ठीक है। तो क्या हुआ? द क्वीन प्रोक्लेमेशन, द क्वींस प्रोक्लेमेशन, दैट इज, ठीक है। और ये कब हुआ था? इन द ईयर अगेन सेम 1858 में ही हुआ होगा, ठीक है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि फरमान आना, ठीक है। अब ये किसने अनाउंस किया था? ये लॉर्ड कनिंग ने किया था। ऑब्वियसली बात है लॉर्ड कनिंग ही करेंगे, है ना, क्योंकि ये इस टाइम पे क्या थे? वायसराय ऑफ इंडिया थे। एक दरबार काइंड ऑफ सजा था, जिसको जब कहाँ सजा था? दैट इज इलाहाबाद दरबार, इलाहाबाद दरबार। अब इसमें प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी किंग थे या फिर जो भी जमींदार थे उन सबको बुलाया गया, ठीक है। और उनको ये बताया गया कि अब से सबका सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा, क्योंकि अब लोगों में कंफ्यूजन थी ना कि अगर हमने किसी समझौता कर रखा हुआ है तो क्या अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चले जाएगी, अब वो रहेगा या नहीं रहेगा। अब जिनमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी क्या वो रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। अब लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी जो ब्रिटिश के साथ चल रहे थे। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इलाहाबाद दरबार लगाया गया, ठीक है, जिसको बोला गया क्वींस प्रोक्लेमेशन या फिर क्वीन का फरमान। इसमें ये बोला गया कि अब ना ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज इलाहाबाद दरबार, ठीक है, ओके। और इसमें क्या चीज बोलेगी आपको? सबसे पहले याद रखनी है कि डेट, ये कब हुआ? 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 में ये चीज हुई, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि अब से कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगी, नो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी वो उसको अब खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है जी। क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं रहेगी, ठीक है। अब कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगी, नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कोई भी ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? अब किसी को भी अपनी टेरिटोरियल को एक्सपेंड नहीं करेगी, ठीक है, नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये दो तो मेन पॉइंट थे, सॉरी, एक्सपेंशन, ठीक है। और क्या बोला गया? अब जो ना, अब जनरल पार्डन दे दिया जाएगा सबको, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं जनरल एमनेस्टी दी जाएगी सबको, ठीक है, एमनेस्टी दी जाएगी एक्सेप्ट उन लोगों को छोड़ के। देखो सबको दी जाएगी बट किन लोगों को छोड़ के? जिन्होंने डायरेक्ट क्या करा है? एक्सपेक्ट दोज हु किल ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, एक्सपेक्ट दोज हु किल ब्रिटिश सोल्जर, जिन्होंने ब्रिटिश सोल्जर को मारा है उनको छोड़ के बाकी सबको क्या दिया जाएगा? एमनेस्टी, यानी कि इसका मतलब होता है दैट इज पार्डन, सबको माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने विद्रोह करा है, बट जिन्होंने डायरेक्टली सोल्जर्स को मारा है उनको माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये भी कहने में तो ये भी बोला गया कि अब इक्वल लॉ होगा ब्रिटिशर्स और इंडियन के लिए, ठीक है। अब इंडिया में इक्वल लॉ रहेगा ब्रिटिशर्स के लिए और इंडियंस के लिए, बट क्या ऐसा था? नहीं। और ये बोला गया कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ओपन फॉर, क्या नाम है, जितने भी ऑफिसेज हैं वो अब इंडियंस के लिए भी ओपन होंगे, यानी कि अब इंडियंस भी क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं। यानी कि अब पहले क्या था कि बड़ी पोस्ट पे इंडियंस को नहीं रखा जाता था, अब ये बोला गया ऑल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर इंडियंस आल्सो।
अब ये इंडियंस के लिए भी ओपन होंगे। क्लियर? ओके, ये रहा। और क्या बोला गया, बट एक चीज याद रखिए, जितनी भी हमारे पास सीनियर पोस्ट थी, जो सीनियर पोस्ट थी वो अभी भी रिजर्व कर देगी फॉर यूरोपियंस आल्सो। ठीक है, ये अभी भी क्या थी, रिजर्व थी फॉर यूरोपियंस। ठीक है, जितनी भी हमारी क्या थी सीनियर पोस्ट थी, ये अभी भी किसके लिए रिजर्व थी, यूरोपियंस के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? तो हमने क्या पढ़ा, क्यून प्रोक्लेमेशन में सबसे पहले किसने अनाउंस किया, लॉर्ड कनिंग ने। कहां पे करा, इलाहाबाद दरबार लगा था 1 नवंबर 1858 में। इसने क्या बोला, कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगी, जनरल एमनेस्टी दी जाएगी सबको, कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगा, जितने भी ऑफिसेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ओपन होंगे इंडियंस के लिए। ठीक है, ओके। और ये बोला गया हमारे पास, और क्या बोला गया, बट जो सीनियर पोस्ट थी वो अभी भी रिजर्व होंगी किसके लिए, यूरोपियंस के लिए। ठीक है, अब इंडियन ट्रूप्स को रिड्यूस किया गया। अब उनको ये समझ आ चुका था कि अगर हम इंडियन लोग फौज में ज़्यादा भर्ती करेंगे तो उनको क्या करेंगे, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो इंडियन ट्रूप्स को क्या कर दिया गया, यहाँ से रिड्यूस किया गया यहाँ पर। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स की संख्या को रिड्यूस कर दिया गया। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। और रेशो जो थी वो बेसिकली 1:2 बंगाल में, और कहीं पे बेसिकली ब्रिटिशर टू इंडियंस की रेशो रखेगी, यूरोपियंस रेशो इंडियंस की ट्रूप की रेशो रखेगी 1:2, या फिर कई जगह पे 1:3 भी रखेगी। अब बेसिकली बंगाल इनका मेन गढ़ था, तो बंगाल में रखी गई थी इनके पास दैट इज रेशो 1:2, और एल्सवेयर बाकी जगह पे 1:3, यानी कि 1 यूरोपियन पे 3 इंडियंस थे। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने सबसे पहले पढ़ा सर ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या चेंजेस आए आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने ये देखा कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई थी अब ये एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उसके बाद जब हमारे पास 1883 का एक्ट आया, उसमें भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, है ना, इसकी मोनोपोली को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, ये किसने अनाउंस किया था, लॉर्ड कनिंग ने दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, जो भी गवर्नर जनरल है इंडिया का, अब वो क्या बनेगा, उसकी एक नई पोस्ट होगी, दैट इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कनिंग 1858 से लेकर 1862 तक। उसके बाद जो लंदन में एक पोस्ट बनेगी दैट इज एसवस, जिसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके अंडर 15 एडवाइजरी काउंसिल्स होंगे जो असिस्ट करेंगे इसको। इसमें 8 मेंबर क्राउन अपॉइंट करेगा, 7 मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे। क्लियर? उसके बाद हमने ये देखा कि क्यून प्रोक्लेमेशन जो हुई उसमें क्या था, लॉर्ड कनिंग ने करी, इलाहाबाद दरबार लगा। कब थी, 1 नवंबर 1858। इसमें यह बोला गया अब कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगी, कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगी, सबको जनरल एमनेस्टी दी जाएगी, यानी कि पार्डन दिया जाएगा, बट उनको छोड़ के जिन्होंने ब्रिटिश सोल्जर को क्या करा है, एक्सपेक्ट दोज हु किल्ड ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, यहां पे लाइन लगा लीजिए, दोज हु किल्ड, यहां पे मैं लिख देता हूं दोज हु किल्ड ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, ओके, उनको छोड़ के बाकी सबको दी जाएगी जनरल एमनेस्टी। ठीक है, और सबके लिए इक्वल लॉ होगा। जितने भी ऑफिस हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो ओपन है इंडियंस के लिए, बट जो सीनियर पोस्ट है वो अभी भी क्या कर देगी, रिजर्व कर देगी फॉर यूरोपियंस ओनली। इंडियन ट्रूप को रिड्यूस कर दिया गया। बंगाल में रेशो रखेगी 1:2 और बाकी जगह पे 1:3 रेशो रखेगी। ये चेंजेस आए थे आर्मी में। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। अब देखो, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं रहेगी, तो जो भी हमारा चीफ था अवध का या बंगाल का, उनको उनकी पोजीशन
वापिस देगी। तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना हम लॉर्ड कनिंग अब हमने पढ़ ही लिया है, तो उसने क्या क्या काम करे वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था सर, लॉर्ड कनिंग के बारे में पढ़ना था हमने ना। लॉर्ड कनिंग कब तक हमारे रहे, 1858 से लेके 1862 तक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1858 से लेके 62 तक इन्होंने पोजीशन होल्ड करी। पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फिर ये क्या बन गए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए। अब इनके अंदर क्या क्या हुआ था, सबसे पहली चीज रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनके अंडर ही हुआ था ना। जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, वो भी इनके अंडर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने क्या करा, इनके अंडर ही जो 1858 का एक्ट आया, राइट। उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है वो भी इनके अंडर ही। बट जो मेन चीज करी थी इन्होंने, वो याद रखेंगे, जो हमारी यूनिवर्सिटीज बनी थी ना, दैट इज यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, एंड मद्रास, ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी इन द ईयर 1857, याद रखेंगे, ठीक है, ये कि इंपॉर्टेंट है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये भी इनके ही टाइम पे आया था। और याद रखेंगे क्या क्या था, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, दैट इज CRPC 1861, वो भी इनके अंडर आया। और इंडियन पीनल कोड, दैट इज IPC इंडियन पीनल कोड, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इन द ईयर 1862। CRPC क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज 1861 में, और IPC आया था 1862 में। तो हमने लॉर्ड कनिंग के कुछ जो उनके कार्यकाल में काम हुए वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड समथिंग मोर, ठीक है। और आपको PDF कैसे मिलेगी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दैट इज @पंकज PSC, वहां पे PDF अपलोड हो जाएगी। और साथ में ये हमारे आप IG क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये भी टेलीग्राम पे आप सर्च करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों हमारे हैंडल्स पे आपको PDF मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।